किस्से कहानियों के हमारे स्पेशल सेगमेंट में मेरा यानी अभिषेक बारेट का आप सभी के लिए खूब सारा आदर और प्यार। एक पारसी लड़का अपने डॉक्टर पिता हरमुज जी मालिक के सामने इंग्लैंड जाने की जिद कर रहा था। वो अपने 5 भाइयों में सबसे छोटा था और यह जिद भी खुद को अपने पिता की तरह डॉक्टर बनने के लिए देखे गए एक सपने का परिणाम थी। वो लंदन जाकर स्त्री रोग विशेषज्ञ बनना चाहता था। पिता को लग रहा था कि बच्चे की जिद तो जायज़ है, पर उसकी उम्र अभी महज 15 साल की है। ये बरस 1929 की बात है। पिता ने अपने बेटे को इंतज़ार करने की सलाह दी। कहा कि वो अभी छोटा है। वो 15 साल का लड़का पिता की बात सुनकर गुस्से में आ गया। उसको गुस्सा आना उसके जीवन की सबसे अच्छी घटना साबित होने वाली थी। उसका ये गुस्सा उसे हिंदुस्तान के इतिहास में जगह दिलवाने के लिए आया था। उसे पता नहीं था कि इसकी बदौलत जो बागी उसमें जन्मा है वो हिंदुस्तान का पहला फील्ड मार्शल होने वाला है। आज कहानी इसी 15 साल के पारसी लड़के की जो कहानी के साथ साथ जमा होगा। कहानी सैम हरमुज जी फ्राम जी जमशेद जी मानेक शाह की। सैम के बाद का नाम कतर दिया गया और कतरे गए नाम के बाद सिर्फ ताजिंदगी उसमें बना जज्बा लिखा गया। उसके नाम और जज्बे का कुल करके एक नया नाम उसे मिला, वो है सैम बहादुर। 15 साल के सैम गुस्से में कमरे से बाहर आए तो डॉक्टर बनने का सपना टूट चुका था। उनके अंदर के बागी को अपने गुस्से को मंजिल देनी थी। सैम मानेक शाह पंजाब और नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद कैम्ब्रिज बोर्ड के स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में डिस्टिंक्शन को भी अपने नाम कर गए। इसके बाद सैम भारतीय सेना में कमीशन्ड अधिकारी बनने के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पहले बैच के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में बैठे और पहले ही प्रयास में वो सफल भी हो गए। वो भारतीय रक्षा अकादमी के पहले 40 कैडेट्स में से एक थे और ये 1932 की बात है। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट बनकर बाहर आए सैम की आंखों में नए हिंदुस्तान की तस्वीर थी। उनकी आंखें उनसे ज़्यादा बोलती थी और उनकी जबान भी आंखों के साथ प्रतिस्पर्धा में समान रूप से बनी रहती थी। वो ना बोलने से पहले सोचते थे और ना ही बोलने के बाद। सैम की कही गई हर बात जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा के दायरे में होती थी, पर बेहद हंसोड़, हाजिर जवाब और मोह भंग साधु से लगने वाले पूर्णग्रस्त आदमी थे। भारत की सैन्य अकादमी ने अपने पहले ही बैच में देश को एक कमाल का हरफन मौला अफसर सौंपा। सैम 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में बतौर सैन्य अधिकारी काम करने लगे और यहीं से शुरू होती है उनकी असली कहानी। अपनी तैनाती के बाद सैम ने उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी और गुजराती भाषा पर कड़ी पकड़ के बावजूद 1938 में पश्तो भाषा में भी सेना के मानक ट्रांसलेटर के रूप में सम्मान हासिल किया। उस समय तक सैम की ज़िंदगी रोमांस से दूर आम जिंदगी की तरह चल रही थी, पर उनकी शोहरत के सफ़र की शुरुआत का साल 1942 आ गया। अब वो लेफ्टिनेंट से कैप्टन बन चुके थे और उन्हें प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से बर्मा भेजा गया। उन्होंने जापान की इंपीरियल सेना के खिलाफ पैगोडा हिल के चारों तरफ सीतांग नदी के किनारे सीतांग ब्रिज हेड के बाईं ओर कब्जा करने की ठानी। यही हुक्म भी था। सैम उस वक्त 4th बटालियन के साथ 12वीं फ्रंटियर फोर्स का नेतृत्व कर रहे थे और जापानी सेना के हमले को कड़ी टक्कर दे रहे थे। उसी दौरान सैम को एक जापानी सैनिक ने लाइट मशीन गन से पेट में लगातार 7 गोलियां मारी। फिर भी उन्होंने अपनी कंपनी के साथ पैगोडा हिल्स के लक्ष्य को हासिल कर लिया। सैम बुरी तरह से घायल थे। उनके लीवर और पेट और गुर्दे बुरी तरह से डैमेज हुए थे। 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर डेविड कोवान को जब ये जानकारी मिली तो वो तेजी से सैम के पास पहुंचे। डेविड कोवान को लगा कि सैम इस तरह की हालत में शायद बच नहीं पाएंगे और सैम के अदम्य साहस को देखकर कमांडर डेविड कोवान ने अपना मिलिट्री क्रॉस रिबन उनके सीने पर पूरे सम्मान से लगाया, क्योंकि मिलिट्री क्रॉस रिबन एक जीवित शख्स को ही लगाया जाता है। इसलिए डेविड कोवान ने उस वक्त बुरी तरह जख्मी सैम को ये सैन्य सम्मान दिया। सैम को तुरंत उनके एक सैनिक शेर सिंह ने युद्ध के मैदान से बाहर निकाला। सूबेदार शेर सिंह जब सैम को पीठ पर लाद कर एक ऑस्ट्रेलियाई सर्जन के पास पहुंचे तो सर्जन ने ये कहते हुए इलाज करने से इनकार कर दिया कि सैम का इलाज वक्त की बर्बादी है, वो किसी भी हालत में नहीं बचेंगे। सूबेदार
शेर सिंह ने तैश में अपनी राइफल सर्जन पर तानते हुए उनसे कहा कि हम अपने अफसर को जापानियों की गोलियों के बीच से लेकर आए हैं और आपके लिए उनका इलाज वक्त की बर्बादी हो सकता है, हमारे लिए नहीं। अगर आपने जख्मी सैम बहादुर का इलाज नहीं किया तो आपको इसी वक्त मैं गोली मार दूंगा। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। उनके फेफड़े, किडनी, लीवर और आंतों से गोलियां निकाली और बस्ट से फटी कुछ आंतों के टुकड़े भी काटे। डॉक्टरों की सोच के परे सैम बहादुर ठीक होने लगे। होश में आने के बाद डॉक्टर ने सैम से पूछा कि आपके साथ क्या हुआ था। तो सैम बहादुर ने हंसते हुए कहा, मुझे एक खच्चर ने लात मार दी थी। उनको इलाज के लिए मांडले और रंगून ले जाया गया। कुछ समय उनका भारत में भी इलाज चला। 1946 में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल बनाकर दिल्ली भेजा गया। यूं तो सैम बहादुर की जिंदा दिली, हर फनमौला अंदाज और स्पष्टवादिता के कई किस्से हैं, लेकिन 29 अप्रैल 1971 का एक किस्सा है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, जिसमें रक्षा मंत्री जगजीवन राम, तत्कालीन कृषि मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद, वित्त मंत्री यशवंत चौहान, विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह और दूसरी तरफ एक फौज की वर्दी में रोबीली मूंछों वाले सैम मानेकशॉ बैठे थे। इंदिरा गांधी कुछ ज्यादा तैश में नजर आ रही थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री की तरफ से बांग्लादेश के शरणार्थियों की भारत में तेजी से बढ़ रही संख्या की समस्या से जुड़ी फाइल सैम के सामने पटकी। सैम ने उसे देखकर कहा, प्राइम मिनिस्टर, मैं इसमें क्या करूं? इंदिरा ने अपने तेवरों के मुताबिक कहा, आई वॉन्ट यू टू मार्च इन ईस्टर्न पाकिस्तान इमीडिएटली। सैम बहादुर ने भी पलटकर उसी अंदाज में इंदिरा गांधी से मुखातिब होते हुए कहा, इसका मतलब तो जंग है प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा एक पल के लिए ठहरी और कहा, जो भी हो मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए, वो भी तुरंत। सैम हंसे और कहा, प्राइम मिनिस्टर, आपने बाइबल पढ़ी है कभी? इंदिरा कोई जवाब देती उससे पहले ही सरदार स्वर्ण सिंह ने गुस्से में कहा कि इस बात का बाइबल से क्या लेना देना है। सैम बहादुर ने बिना वक्त गंवाए कहा कि जब दुनिया पर अंधेरा छाया तो ईशा ने कहा कि हमें रोशनी चाहिए और उसी वक्त उजाला हो गया। पर यह उस तरह की बात नहीं है कि आपने कहा और जंग छेड़ दी जाए। क्या आप चाहती हैं कि मैं 30 टैंक और एक आर्मर्ड डिवीजन को लेकर जंग में कूद जाऊं? तभी यशवंत चौहान भी बोल पड़े। उन्होंने कहा, क्या तुम डरपोक आदमी हो जनरल? सैम ने कहा कि डर से जुड़ी बात नहीं है, बल्कि समझदारी और सेना की तैयारी से जुड़ी हुई बात है। पश्चिम में बर्फ पिघलने से रास्ते खुल रहे हैं और चीन और पाकिस्तान ने एक दूसरे का साथ निभाया तो आने वाले दिनों में पूर्वी पाकिस्तान में मानसून के वक्त हमारे पास सिर्फ उफनती गंगा को पार करने का कोई रास्ता नहीं होगा। हमें सड़क मार्ग पर निर्भर होना पड़ेगा। ऐसे में हम ये लड़ाई हार जाएंगे। आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी ने इस्तीफे का प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा कि सैम, आप अपने तरीके से जंग की तैयारी करो। 16 दिसंबर 1971 को सैम बहादुर के तरीकों और रणनीति को अपनाकर भारत ने पाकिस्तान से सरेंडर करवाया और ये जंग जीत ली। 3000 हिंदुस्तानी सैनिकों ने लगभग 26,000 पाक सैनिकों को धूल चटा दी थी। ये सैम का ही प्लान था कि बांग्लादेश के गवर्नर हाउस पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया जाए। इसी रणनीति से बांग्लादेश और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। सैम की योजना और कमाल की युद्धशैली काम कर गई थी। उनके नाम में बहादुरी का एक कमाल का जज्बा तो था ही, पर बहादुर शब्द उनके नाम में शामिल होने के पीछे भी एक कमाल का किस्सा है। 1947 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी अब इंडियन आर्मी बन गई थी और सैम पंजाब रेजिमेंट में शामिल किए गए थे। उसके बाद वो गोरखा राइफल्स में कर्नल बनकर आए। दरअसल वो एक बार गोरखा पलटन की सलामी ले रहे थे। तब अपने चिर परिचित मजाक के अंदाज में उन्होंने एक गोरखा सैनिक से पूछा, तेरो नाम के चाहे? उसने कहा, हरका बहादुर गुरुंग। सैम की मस्ती रुकी नहीं। मुस्कुराकर फिर शरारती ढंग से उन्होंने गोरखा से पूछा, मेरा नाम के चाहे? उसने कुछ देर सोचा और कहा, सैम बहादुर। और फिर एक साधारण से सैनिक का दिया ये नाम ताउम्र सैम का अपना नाम बन गया। अब वो सैम बहादुर कहलाने लगे थे। इंदिरा गांधी के साथ उनका एक और कमाल का मजाकिया किस्सा है। दरअसल 1971 की जंग की जीत के बाद सैम की प्रसिद्धि पूरे दुनिया जहान में थी। वो खिलंदड़, बेबाक और भयमुक्त आदमी थे। अफवाहों का बाजार गर्म था। सत्ता में बैठी देश के निज़ाम इंदिरा गांधी भी अफवाहें सुन रही थी। सैम मानेकशॉ इंदिरा सरकार का तख्ता पलट करने वाले हैं, ऐसी अफवाहें थी। पर इंदिरा भयमुक्त नहीं थी। उन्होंने सोचा कि क्यों न सैम से इस बात की पुष्टि कर ली जाए।
इंदिरा गांधी ने सैम बहादुर को ट्रंक कॉल किया और बात की। फ़ोन पर हुई उस बातचीत का ब्यौरा सैम बहादुर के एक इंटरव्यू में खुद उन्हीं ने दिया था। इंदिरा जी के साथ उनकी जो बातचीत हुई वो बेहद दिलचस्प थी। फ़ोन पर इंदिरा का पहला सेंटेंस था, सैम क्या तुम व्यस्त हो? और सैम ने कहा, देश का जनरल हमेशा व्यस्त होता है, पर इतना भी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं कर सके। इंदिरा गांधी ने कहा, क्या कर रहे हो? और सैम ने जवाब दिया, फिलहाल तो चाय पी रहा हूँ। इंदिरा गांधी ने फिर पूछा, मिलने आ सकते हो इसी वक्त? चाय मेरे दफ्तर में पीते हैं। और सैम ने हाँ कर दी। मानेकशॉ ने फ़ोन रखकर अपने एडीसी से कहा, गर्ल वॉन्ट्स टू मीट मी। सैम कुछ ही देर में प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच गए और वो इस अपने इंटरव्यू में बताते भी हैं कि इंदिरा अपना सर पकड़े हुए बैठी थी और सैम मानेकशॉ ने पूछा, क्या हुआ मैडम प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी ने कहा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तो सैम बोले, मुझे क्या मालूम कि आप क्या सुन रही हैं, और अगर मेरे बारे में कुछ सुना है तो अब क्या किया मैंने जिसने आपके माथे पर सलवटे डाल दिए? इंदिरा गांधी ने पलट कर जवाब दिया, सुना है सैम तुम तख्ता पलट करने वाले हो, बोलो क्या ये सच है? सैम ने पलट कर पूछा, आपको क्या लगता है? इंदिरा गांधी ने कहा, तुम ऐसा नहीं करोगे सैम। और जवाब में सैम ने जो कहा वो कमाल का है। सैम ने कहा, आप मुझे इतना नाकाबिल समझती हैं कि मैं ये काम भी नहीं कर सकता। फिर रुक कर वो बोले, देखिए प्राइम मिनिस्टर, हम दोनों में कुछ तो समानताएं हैं। मसलन हम दोनों की नाक लंबी है, पर मेरी नाक कुछ ज़्यादा लंबी है आपसे। ऐसे लोग अपने काम में किसी का टांग अड़ाना पसंद नहीं करते। जब तक आप मुझे मेरा काम आज़ादी से करने देंगी, मैं आपके काम में अपनी नाक नहीं अड़ाऊँगा। एक बार जब प्रधानमंत्री नेहरू जी के वक्त इंदिरा गांधी ने उनके साथ सीमा क्षेत्र का दौरा किया तो वो नेहरू जी की बेटी के रूप में पहचानी जाती थी। उस वक्त सैम बहादुर के शरारती दिमाग ने इंदिरा गांधी को थोड़ा नाराज कर दिया था। सैम के एडीसी ब्रिगेडियर बहराम पंथाकी अपनी किताब सैम मानेकशॉ द मैन एट हिज टाइम में वो मशहूर घटना लिखते हैं। सैम ने इंदिरा गांधी से कहा था कि आप ऑपरेशन रूम में नहीं घुस सकती क्योंकि आपने गोपनीयता की शपथ नहीं ली है, यानी अभी आप एक आम आदमी हैं और उसे फौज के ऑपरेशन रूम में दाखिला नहीं मिल सकता। इंदिरा गांधी इस बात से गुस्सा हुई, पर जल्द ही उन्हें उस रौबीले, खुशमिजाज, बेबाक नौजवान अफसर की शख्सियत का पता चल गया। सैम का एक किस्सा इंदिरा जी के साथ और भी है। एक बार इंदिरा गांधी जब विदेश यात्रा से लौटी तो सैम बहादुर उनकी अगवानी करने पालम हवाई अड्डे पर गए। इंदिरा गांधी को देखते ही उन्होंने कहा कि आपका हेयर स्टाइल ज़बरदस्त लग रहा है। इस पर इंदिरा गांधी मुस्कुराई और बोली, और किसी ने तो इसे नोटिस नहीं किया। सैम बहादुर के मिलिट्री असिस्टेंट रहे लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह के अनुसार एक बार सेना मुख्यालय में एक बैठक हो रही थी। वहीं तत्कालीन रक्षा सचिव हरीश शरीन जो वहीं उनके साथ थे। हरीश शरीन ने उस बैठक में एक कर्नल से कहा, यू देयर ओपन द विंडो। वो कर्नल उठने ही वाला था कि हरीश शरण की बात सुनकर सैम उस कमरे में चले आए। बिना देर किए सैम हरीश शरण की तरफ देखते हुए बोले, सेक्रेटरी साहब, फिर कभी आप मेरे किसी अफसर से इस लहजे में बात नहीं करेंगे। ये अफसर कर्नल है, यू देर नहीं। हरीश शरीन ने तुरंत सैम से माफ़ी मांगी और मामला तब जाकर रफा दफा हुआ। याह्या खान की अगुवाई में पूर्वी पाकिस्तान का सदर बनकर 3 लाख निर्दोष लोगों को मरवाने का गुनहगार जनरल टिक्का खान जब पाकिस्तान की सेना का सेनाध्यक्ष था तो भारत पाकिस्तान के बीच कुछ इलाकों की अदला बदली को लेकर होने वाले सेटलमेंट के लिए सैम मानेकशॉ जनरल टिक्का खान से मिले। टिक्का खान भारत की एक चौकी थाको चक को भारत के हवाले नहीं करना चाहते थे और सेटलमेंट भाषण पढ़ने के लिए वो पोडियम पर आए। दरअसल टिक्का की अंग्रेजी भाषा पर मजबूत पकड़ नहीं थी। वो अपना ये भाषण सैम के सामने जो ही पढ़ना शुरू हुए तो उन्होंने अपनी लड़खड़ाती अंग्रेजी में कहा, देयर आर 3 ऑप्शंस टू दिस। सैम ने टिक्का खान को बीच में ही रोकते हुए कहा, आप अपने जिस अफसर की लिखी हुई स्पीच यहाँ पढ़ रहे हैं उससे कहिएगा कि उसे इंग्लिश लिखनी नहीं आती, क्योंकि ऑप्शन कभी भी 3 नहीं होते, सिर्फ 2 होते हैं। हाँ, संभावनाएं 2 से ज़्यादा हो सकती है। इस बात को सुनकर टिक्का खान शर्मिंदगी में कुछ भी ठीक से नहीं कह पाए। कुछ देर बाद में ही उन्होंने थाका चक भारत को वापस कर दी।
भारत पाक विभाजन के बाद का याह्या खान के साथ भी उनका एक किस्सा है। दरअसल याह्या खान जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और दिल्ली में तैनात थे, उस वक्त उन्हें सैम बहादुर की बुलेट मोटरसाइकिल पसंद आ गई थी और वो उसे खरीदना चाहते थे, पर सैम उसे बेचना नहीं चाहते थे। पर भारत पाक विभाजन के वक्त सैम ने याह्या की रिक्वेस्ट मान ली और 1000 रुपये में उनको अपनी मोटरसाइकिल बेच दी। पर याह्या खान ने पैसे बाद में चुकाने का वादा किया, पर वो रकम उन्होंने नहीं लौटाई। भारत पाक जंग के दौरान सैम बहादुर भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष थे और याह्या खान पाकिस्तान की सेना के सेनाध्यक्ष। ऐसे में जब भारत पाक युद्ध में सैम के नेतृत्व में भारत ने जंग जीती तो सैम ने मजाक में कहा, मैंने 24 साल का लंबा इंतज़ार किया कि याह्या खान मेरी मोटरसाइकिल की रकम मुझे चुकाएं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। खैर, ये कर्ज आज उसे अपने देश का आधा हिस्सा गंवाकर चुकाना पड़ा। इस तरह के थे सैम बहादुर। वो कहा करते थे कि कोई व्यक्ति बोले कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गुरखा है। 15 जनवरी 1973 को मानेकशॉ सेवानिवृत्त हो गए और अपनी धर्मपत्नी के साथ कुन्नूर में बस गए। नेपाल सरकार ने उन्हें नेपाली सेना में भी मानद जनरल का पद दिया। 1972 में उनकी शानदार राष्ट्र सेवा के फलस्वरूप भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1 जनवरी 1973 को फील्ड मार्शल के पद से भी उन्हें सम्मानित किया गया। मानेकशॉ का निधन 27 जून 2008 को निमोनिया के कारण वेलिंगटन, तमिलनाडु के सेना अस्पताल में हुआ। मृत्यु के समय उनकी आयु 94 साल थी। वो भारत के पहले सैनिक थे जिन्हें उम्र भर वर्दी पहनने का और सेना की सलामी लेने का हक मिला, क्योंकि वो फील्ड मार्शल थे और फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होते। वो दुनिया से जाकर भी फील्ड मार्शल हैं, वो हमारी कहानियों के भी फील्ड मार्शल हैं और हम उन्हें कभी अपनी कहानियों से रिटायर नहीं होने देंगे। सैम बहादुर को सलामी देते रहेंगे। जय हिंद। सैम बहादुर की कहानी सुनाने के बाद हम आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहेंगे, हाउस द जोश, और कितना जोश है वो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानियाँ, किस्से हम आपको सुनाते रहेंगे। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.